देखिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अपना जो टॉपिक चल रहा है विदेशी यात्री चल रहा है। प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन से विदेशी यात्री आते हैं और क्या उनका कालक्रम रहता है और कोई घटनाएं उनके पुस्तक में है तो उनका वर्णन हम कर रहे हैं। तो आज आप पर जो है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। थंबनेल आपने देख ही लिया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए। और नेट है, स्कूल लेक्चरर या फिर आपका असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर, मेगास्थनीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज के बारे में सामान्य जानकारी आपको पता है। ये मेगास्थनीज सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह भारत आने वाला चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मौर्यकालीन प्रथम राजदूत था। ये आप देखिए जी, यदि मौर्यकालीन पूछे तो आपको बताना मौर्यकालीन प्रथम मेगास्थनीज, और वैसे आपको स्काईलेकस का बताना है। और यदि पूछे कि कहाँ से आया था तो कंधार, जिसको आर्कोसिया कहा है, वहाँ से आया था। तो ये मेगास्थनीज का फ़ोटो आप इनको देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं वो आप देखिए। मूलतः इनका जो इंडिका है ये ग्रंथ अनुपलब्ध है अभी तक। जो समकालीन लेखक थे स्टेबो, एरियन, जस्टिन, डायोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क, तो इन सभी के जो पुस्तकें हैं इनके उद्धरणों का उल्लेख किया गया है। तो इन सभी से जोड़ करके और इनकी पुस्तक बनाई गई है। तथा समकालीन व प्रवर्ती यूनानी इतिहासकारों का विवरण, इंडिका में लिखी गई बातों की जानकारी मिलती है। सिकंदर के बाद आने वाले लेखकों में मेगास्थनीज एक प्रमुख लेखक है। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो का कथन है कि मेगास्थनीज का जो विवरण है वो पूर्णतः असत्य और अकल्पनीय है। स्ट्रेबो इनका वर्णन एक तो एरियन का और इनका मेगास्थनीज दोनों का ही विवरण स्ट्रेबो पूर्ण रूप से गलत मानता है। हेरोडोटस के बारे में भी वो यही कहता है कि स्ट्रेबो की इन्होंने कुछ गलत बातें लिखी है। तो स्ट्रेबो बहुत ही गलतियां निकालते हैं इनकी पुस्तक में। भारत की भौगोलिक स्थिति, भूमि और उर्वरता तथा समाज की जानकारी इनकी पुस्तक से मिलती है। भारत में 7 जातियों की चर्चा करते हैं। 118 जनजातियां और 58 नदियां इनके द्वारा बताई गई। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र को इसने पोलिब्रोथा नाम दिया है। इन्होंने दास व्यवस्था, सती प्रथा का इन्होंने कहा है कि अस्तित्व नहीं है। समाज में दास प्रथा का अस्तित्व नहीं है। दास प्रथा वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ये, क्योंकि रोमन साम्राज्य में जिस तरह की प्रथा देखी थी इन्होंने, वैसी दास प्रथा मौर्य साम्राज्य में नहीं देखता। अतः इसीलिए यही कहता है कि वहाँ पर दास प्रथा नहीं थी और सती प्रथा नहीं थी। ठीक है। समाज में केवल एक ही प्रकार का विवाह होता था और आर्ष विवाह वह होता था। बहुविवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी, एक ये बात कहता है। समाज में सामूहिक भोजन नहीं होता था। भारतीय है वो अकेले भोजन करते थे और सबसे पहले भोजन में उनके चावल आता था। ये बात मेगास्थनीज ने कही है। ठीक है। और भारतीय को लेखन कला का, लेखन आ गया, ये लेखन लिखना, लेखन कला का ज्ञान नहीं था। यह मेगास्थनीज की आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको बहुत ही रोचक रोचक जानकारी मिलेगी और पढ़कर काफ़ी आपको इंटरेस्ट आएगा कि मतलब पुस्तक का नहीं बोल रहा मैं, इनका जो पुस्तक के अंदर जो बातें लिखी है, आप जो भी प्राचीन भारत की पुस्तक पढ़ रहे हो उसके अंदर से मेगास्थनीज के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही रोचकता मिलेगी इसके अंदर कि ये क्या कह के चला गया। ठीक है। तो ये कहते हैं कि भारत को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो ये काफ़ी भ्रामक कहता है। जबकि कुछ वर्ष पहले आए सिकंदर के साथ निरियाकस ने कहा था भारतीय कपड़ों पर लिखते हैं। तो ये इनकी एक बहुत ही गलत बात इन्होंने बोली है। तो ये इनका मैप मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है। ये आर्कोसिया है यहाँ पे जो कांधार, और यहाँ पर पाटलिपुत्र है, यहाँ से आया था पाटलिपुत्र में। और ये भारत का वर्तमान मैप है, आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। ये यहाँ पर पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है, मौर्यकालीन आता है ये। सामूहिक बोझ नहीं होता था, लेखन कला से अनभिज्ञ थे। और सिकंदर के साथ जो निरियाकस आए, लेकिन वह कहता है कि कपड़ों पर लिखते थे। और अकाल नहीं पड़ता है, ये इन्होंने कहा कि भारत के अंदर कभी भी अकाल नहीं पड़ता। भारत को ब्याज लेन देन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, ये इन्होंने कहा। न तो भारतीय ब्याज लेते हैं न ही ब्याज किसी को देते हैं। सूद पर न तो धन लेते हैं न ही सूद पर किसी को धन देते हैं। ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। और इन्होंने कहा कि भोजन के रूप में चावल का महत्व अधिक है। चावल का मैंने आपको बता दिया कि सामूहिक भोजन नहीं होता, अकेले भोजन करते हैं भारतीय, और सबसे पहले वहाँ पर चावल परोसा जाता है। इन्होंने 7 जातियाँ बताई थी और सबसे पहली जाति दार्शनिक बताई थी। ठीक है।
यदि आपसे पूछे 7 जातियों में सबसे अधिक किस में बताए थे, तो 7 जातियों में सबसे पहला कौन है, दार्शनिक। और सबसे अंत में पूछे कि सबसे अंत में कौन सी जाति है, तो सबसे अंत में जाति यदि आपसे पूछे तो मंत्री है। और यदि पूछे सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक इन्होंने कृषि यानी कार्य में जो कृषक लगे होते हैं, किसान, इनकी संख्या बताई। और सबसे कम पूछे कि सबसे कम जाति के लोग कौन थे, तो सबसे कम जाति के लोग मंत्री थे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दार्शनिक की 2 श्रेणियां बताता है। एक बताता है बेकामने, बेकामने है पुरोहित यानी शिक्षा और यज्ञ करवाता था। एक है सारमेन, ये वनवासी थे, वन में रहते थे और तपस्या करते थे। बेकामने और सारमेन ये 2 दार्शनिकों की श्रेणियां बताता है। भारत में सोना खोदने के लिए चीते की खाल जैसी चींटियां है जो कि भूमि से सोना निकालती है। ये विवरण बहुत ही रोचक है और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। ये आप चींटियां देख सकते हैं जो सोना निकालती है, सोना खोदती है। एक तरह से मेगास्थनीज के द्वारा ये कहा गया, चीते की खाल जैसी चींटियां। ठीक है। और भारतीय समाज के मूल निवासी बाहर से नहीं आए, न तो भारतीय बाहर जाते हैं, न ही बाहर से विदेशी भारत के अंदर आते हैं, ये कहा है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में एक जगह ये लिखा है सिकंदर के बारे में कि वहाँ तक पहुँच गया, ये इस तरह से। तो कुल मिला के ये बहुत ही भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। स्ट्रेबो गलत नहीं लिखता है। भारतीय भारत के मूल निवासी भारत नहीं गए। और समाज के अंदर डायनेसियस और हेराक्लीज 2 नाम लिखता है। डायनेसियस कहते हैं शिव को और हेराक्लीज कहते हैं कृष्ण को। इन 2 नामों का उल्लेख करता है कि शिव और कृष्ण की पूजा करते हैं। डायनेसियस और हेराक्लीज दोनों का नाम पूछा जाता है कि किस देवता का नाम है। दक्षिण भारत में पांड्य की स्थापना, पांड्य राज्य का वर्णन करता है दक्षिण में मेगस्थनीज ने। और वहाँ पर कहते हैं कि पंडिया नाम की एक लड़की जो है वो शासन करती है पांड्य राज्य में, और वो हेराक्लीज की पुत्री है। हेराक्लीज जो इन्होंने कृष्ण को कहा है। और यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, जो पांड्य क्षेत्र है। गुप्तचर प्रणाली का उल्लेख इन्होंने किया है। नगरीय प्रशासन में 2 तरह के अधिकारी का वर्णन ही करते हैं। एक तो है एग्रोनोमोई, एक है एस्टिनोमोई। एग्रोनोमोई यदि बात करें तो एग्रोनोमई कृषि सिंचाई से संबंधित व्यक्ति था एग्रोनोमई। और मुख्य रूप से आपको सड़क निर्माण का ध्यान रखना है। अभी कॉलेज प्रोफेसर का पेपर हुआ था हरियाणा में पिछले साल 2019 में एग्रोनोमई का प्रश्न आया था। एग्रोनोमई किससे संबंधित अधिकारी था मौर्यकालीन में, तो एग्रोनोमई सड़क निर्माण से संबंधित अधिकारी था। मेगास्थनीज की इंडिका में दूसरा एक अधिकारी है एस्टिनोमोई। एस्टिनोमोई यदि आपसे पूछे तो किससे संबंधित अधिकारी है, तो नगर प्रशासक से संबंधित अधिकारी है। ये उद्योग, व्यापार, नियंत्रण व कर वसूली, विदेशियों की देखभाल करना इसका मुख्य काम था। वैसे नगर प्रशासन का मुख्य काम इसका था। बाकी उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण व कर वसूल का कार्य करता था। नगर का प्रशासन कहते हैं कि 30 सदस्यों की एक समिति करती है। ये आपको पता ही है, 30 सदस्यों की समिति करती है। और पाटलिपुत्र के प्रशासन की विस्तृत जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से हमें प्राप्त होती है। भारतवासी अन्य लोगों पर आक्रमण नहीं करते और न ही अन्य लोग भारत पर आक्रमण करते हैं, ये भी लिखता है। और साथ में लिखता है कि सिकंदर ने भारत पर सिंध तक आक्रमण किया था, इस तरह से विवरण देता है। तो ये कथन किसका है, मेगास्थनीज का। उनका तथा एलियन का कथन है कि भारतवासी न तो सूद पर धन देते हैं न देते हैं, यानी भारतवासियों को ब्याज का ज्ञान नहीं है। पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। एक इनका कथन है कि भारतीयों के पास, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ यहाँ, भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। स्टेबो इस कथन में यह भी जोड़ती है कि भारतीय मिश्र धातु भी नहीं बना सकते थे। स्टेबो ने इस कथन की सराहना की है कि भारतीयों को लिखित पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है, जो पहले आपको बता ही दिया कि भारतीय लिखना नहीं जानते और न ही उनके पास लिखित कानून है। स्टेबो भी ये बात मानता है कि उनको मिश्र धातु बनाना नहीं आता। भारतीय अपने देश से बाहर नहीं गए और न ही कोई विदेशी भारत के अंदर है, ये बात मेगास्थनीज के द्वारा की जाती है। ये है पाटलिपुत्र। इसकी विस्तृत जानकारी हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की विस्तृत जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम इंडिका के बिखरे हुए अंश एक जगह एकत्रित करना 1846 में स्वान बेक नामक व्यक्ति ने किया। मेगास्थनीज इंडिका नाम से शीर्षक ग्रंथ इन्होंने लिखा। इसके बाद में मेगास्थनीज के इंडिका के उद्धरणों वाली पुस्तक 1891 में मैक्रीडनल ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। यदि पूछे कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो मैक्रीडनल का नाम आएगा। और सबसे पहले मेगास्थनीज इंडिका शीर्षक के ग्रंथ प्रकाशित करके एक जगह इकट्ठा किसने किया था, 1846 में स्वान बेक नामक व्यक्ति ने। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्या देश में 7 साल की जो लड़कियां हैं वो माताएं बन जाती हैं। तो इस तरह से ये भ्रामक, बहुत ही भ्रामक जानकारी, 7 साल की लड़की किस तरह से माता बन सकती है, ये बहुत ही भ्रामक जानकारी फैलाता है। भारतीय हमेशा अकेले भोजन करते हैं। उनकी थाली में सर्वप्रथम चावल परोसा जाता है। तो किसी को देख लिया होगा जो
खेती करते होंगे किसान खेत के अंदर, वहाँ पर गुजर रहा होगा बेचारा, और तो फिर खेत के अंदर सभी एक साथ समूह में बैठ के कैसे भोजन करे अकेला किसान। तो इस तरह कभी जाता होगा, देख लिया होगा और उसने अपनी पुस्तक में लिख दिया होगा। क्योंकि ये एक जगह ये कहता है कि एक साइड युद्ध होता है और दूसरी साइड कृषक है, वो कृषक किसान कार्य करता रहता है। युद्ध के समय भी किसान खेती में लगा रहता है, अर्थात किसानों को सर्वोपरि माना गया, उनकी फसलों को बर्बाद नहीं किया जाता चंद्रगुप्त मौर्य में के शासन के अंदर। भारतीय हमेशा अकेले में भोजन करते हैं, उनकी थाली में गेहूँ चावल परोसा जाता है, सॉरी। मेगस्थनीज पहला राजदूत था जिसने भारतीय इतिहास लिखा था। और यज्ञ के समय ही भारतीय शराब पीते हैं, अन्यथा वे कभी शराब का सेवन नहीं करते। जबकि उसी समय मौर्यकालीन अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है, उसमें कौटिल्य ये कहते हैं कि शराब के 6 प्रकार बता दिए उन्होंने, तो कि ये 6 प्रकार है और ये इस समय पीते हैं, ठीक है। तो मेगस्थनीज ये कहता है कि यज्ञ के समय ही केवल सोमरस का पान करते हैं, बाकी कभी भी भारतीय शराब नहीं पीते। बात क्या करती समचतुर्भुज के आकार का बताता है। यहाँ 58 नदियाँ थी और इसमें गंगा सबसे पवित्र नदी थी। शिलास नदी के विवरण की भी बात करता है कि इसमें न तो कोई तैर सकता था, न ही कोई वस्तु इसके अंदर डूब सकती थी। मेगस्थनीज का विवरण शिलास नदी तक का है, जो कि शिलास नामक झरने से निकलती है। सिकंदर के लेखकों का विवरण हाइफेसिस व्यास नदी तक सीमित था, लेकिन मेगस्थनीज का विवरण जो है शिलास नदी तक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। भारतीय साहसी वीर सत्यवादी होते हैं और मेगस्थनीज पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की 6 समितियों तथा मौर्य सैन्य प्रशासन की 6 समितियां बताता है। ये पहले ही बता दिया। 30 सदस्यों वाली 6 समितियां जो थी वो शासन संभालते थे। भारतीय साहसी व सत्यवादी होते, एक ये कथन भी इनका है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन व सैन्य प्रशासन का विस्तृत विवरण हमें मेगस्थनीज की इंडिका से मिलता है। और दक्षिण के अंदर पांड्य देश का वर्णन कहते हुए कहते हैं एक महिला पांड्य शासन चलाती थी जो हेराक्लिस की पुत्री थी। ये पहले आपको बता चुका हूँ। पांड्य राज्य 365 गांवों का समूह था और प्रत्येक गांव को प्रतिदिन राजकोष हेतु निश्चित कर देना पड़ता था। 153 राजाओं की यह वहाँ पर सूची देते हैं पांड्य देश में। तो 365 गांवों का समूह पांड्य राज्यों को बताता है ये। भारत में फल और अन्न का उत्पादन वर्ष में 2 बार होता है। शायद ये प्रश्न नेट के अंदर पूछा गया था 3-4 साल पहले कि भारत में अन्न का उत्पादन वर्ष में कितनी बार होने का विवरण इंडिका में मिलता है। तो 2 बार ये शायद विकल्प में था, इसका उत्तर ये था। तो ये थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट। भारत में एक तरफ युद्ध होता रहता है तथा बगल में किसान खेती करता रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। ये बताता है कि कोई भी जो सैनिक है वो ये इसके किसानों को हानि नहीं पहुंचाए। किसानों का स्थान काफ़ी सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता था। और वहीं हर्षकालीन यदि भारत की बात करें अपने, या गुप्तकालीन भारत की बात करें, तो हर्ष के समय जो हर्ष के सैनिक थे वो बहुत ही एक तरह से आप निष्ठुर सैनिक मान सकते हो। इनका सबसे पहले काम किसानों को उजाड़ना था। कहीं पर भी युद्ध करने जाते हैं, हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि यदि हर्ष का पढ़ेंगे सैन्य प्रशासन, तो किसानों की बहुत ही दुर्दशा थी उसके अंदर जब युद्ध के समय। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक साइड युद्ध चल रहा है और दूसरी साइड किसान खेती कर रहा है आराम से। वह भारत के शाही बागों का विवरण करते हैं। और हाँ, ये है गन्ना। इसके अंदर इसने पहली बार गन्ने को देखा। इसने भारत के अंदर पहली बार गन्ने को देखा। इसके अनुसार भारत में बिना शहद की मक्खियों से गुड़ तैयार किया जाता है। तो इसने पहले मक्खियों से ही शहद प्राप्त किया हुआ और मक्खियों को ही देखा है। यहाँ पर आकर इसने गन्ने को देखा और वहाँ से गुड़ बनाते हुए इसने देखा होगा। तो इसने ये कहा है कि भारतीय बिना शहद की मक्खियों से गुड़ तैयार करते हैं। इस गन्ने को इसने पहली बार देखा था। उसने दूसरा आश्चर्यजनक पौधा सीडन को कहा है जो कपास उसको लगा। तो 2 पौधों का ये विवरण देते हैं मुख्य रूप से, एक गन्ना और एक कपास। प्रथम आश्चर्यजनक पौधा इसको गन्ना लगा और दूसरा आश्चर्यजनक पौधा इसको कपास लगा। समाज में 7 जातियों का उल्लेख करता है। पहली जाति दार्शनिकों की और अंतिम जाति मंत्रियों की थी। ये मैंने आपको बताया। क्रमशः आपको ध्यान रखना है, क्रमशः ही जातियाँ पूछी जाती है। पहली जाति आपको ध्यान है दार्शनिकों की, और अंतिम जाति मैंने पहले भी बता दी मंत्रियों की। दूसरी जाति किसानों की जो सबसे अधिक थी। शिकारी की तीसरी जाति चारवाहा आप मान सकते हो। चौथी जाति है शिल्पी की। 5वीं योद्धा या सैनिक। 6ठी निरीक्षक या गुप्तचर। गुप्तचर प्रणाली के बारे में भी ये जानकारी देते हैं। मेगस्थनीज इंडिका में गुप्तचर के लिए ओवरसीज शब्द का प्रयोग किया गया है। धाते रहे अर्थशास्त्र की चंद्रगुप्त का उल्लेख। अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं है और न ही मेगस्थनीज की इंडिका में कौटिल्य का उल्लेख है। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो आपस में एक दूसरे से विरोधाभास प्रतीत होते हैं। और इसने पाटलिपुत्र की लंबाई चौड़ाई
लंबाई के बारे में कहा है कि 10 साल तो इसकी